हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेड इजी वी मेक इट इजियर। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम पढ़ रहे थे बिहाइंड के बारे में, बिहाइंड प्रपोजिशन के बारे में, और ये प्रपोजिशंस हम पढ़ रहे थे प्लेस एंड डायरेक्शन वाले, प्रपोजिशन ऑफ प्लेसेस एंड डायरेक्शंस। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे। आज हम इसके आगे का शुरू करेंगे। बिहाइंड तक हमारा हो गया है, उसके आगे हम चालू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेडिजी वी मेक इट इजियर आप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं या कोई भी सजेशंस हैं तो आप हमें भेज सकते हैं अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com पर। ये हमारा ईमेल है। आज जो चैप्टर हम चालू करने जा रहे हैं, मैं इसको एक बार ठीक कर देता हूँ यहाँ से। आज जो वीडियो हमारी रहेगी वो रहेगी 26th वीडियो। यस, 26th वीडियो हम चालू करने जा रहे हैं अपने इस कोर्स की। जो कोर्स है ICSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्जाम 2022 के लिए। इक्वल इम्पॉर्टेंट है RPSC या RSM SSB की किसी भी एग्ज़ाम के लिए। लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आपका आ गया है और 24 से जिसके फॉर्म भरने में आ रहे हैं वो हाई कोर्ट क्लर्क का, उसके लिए भी ये इक्वल ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी एग्ज़ाम जो भी मैंने आपको बताई हैं, RPSC की कोई भी एग्ज़ाम्स होती हैं जिनमें इंग्लिश का कोर्स होता है, RSM SSB की कोई भी एग्ज़ाम लेती है, हाई कोर्ट क्लर्क वाली जो एग्ज़ाम है या और भी एक क्लर्क की एग्ज़ाम होती है, उसका भी जो सिलेबस है वो इसमें पूरा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। इंग्लिश ग्रामर का एक कोर्स रहेगा, हम इसमें इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। 25 लेक्चर हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। जो बुक मैं रेफर कर रहा हूँ वो इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बाय प्रोफेसर BK रस्तोगी। तो आप बाज़ार से ये बुक खरीद सकते हैं और इसको साथ में आप रीड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चंस आपके आते हैं तो उसको आप, मैंने जैसा कि आपको अभी बताया, हमें इस वाले ईमेल एड्रेस पर आप उसको भेज सकते हैं। लेटेस्ट जो अपडेट्स रहेंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगी। कल तक हम अब बिहाइंड पढ़ चुके थे, आज हम आगे शुरू करते हैं। तो हम आज शुरुआत कर रहे हैं बिसाइड से। बिसाइड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस तरीके से किया जाएगा प्रपोजिशन का, प्लेस और डायरेक्शन को लेकर। टू मीन नेक्स्ट टू समबडी और समथिंग, इसका मीनिंग होता है आप किसी के बगल में बैठे हैं, किसी की चीज़ के बगल में या किसी व्यक्ति के बगल में बैठे हैं। समबडी मतलब किसी व्यक्ति के बीच में, और किसी वस्तु के पास में। ठीक है, दीवार के पास हो गया या इस तरीके से। केट सिट बिसाइड योर ग्रैनी विल यू। केट से कोई कह रहा है, केट सिट बिसाइड योर ग्रैनी, तुम अपनी दादी जी के पास बैठ जाओ। विल यू, क्या तुम बैठोगी। नेक्स्ट, डू नॉट कन्फ्यूज बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। ये मैं काफ़ी टाइम से आपको बताना चाह रहा था, आज यहाँ पे मौका मिल भी गया है। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या उसके बीच में अंतर है। डू नॉट कन्फ्यूज बिटवीन beside with besides which means in addition to somebody or something or apart from somebody or something। तो beside का मतलब तो हमें समझ में आ ही गया कि इसका मतलब होता है बगल में, लेकिन besides का मीनिंग होता है कोई भी चीज़, अगर हमें कोई भी चीज़ें दे रखी हैं उससे एक्स्ट्रा कोई चीज़ होती है, ठीक है, उसमें प्लस करके कोई भी चीज़ अगर हमें दी जाती है तो उसके लिए हम besides का उपयोग वहाँ पे करते हैं। ठीक है, जैसे वी हैव मैनी अदर थिंग्स इन कॉमन, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कॉमन में, मतलब मेरे और उसके व्यवहार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है। बिसाइड्स आवर लाइकिंग फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हमारी हमारे जो लाइकिंग है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए, उसके साथ साथ मतलब उसके प्लस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बीच कॉमन है। बिसाइड्स पेंटिंग ही ऑल्सो लाइक्स टू राइट पोएट्री इन हिज फ्री टाइम। बिसाइड्स पेंटिंग मतलब पेंटिंग के अलावा, मतलब और उसके साथ में जोड़ते हुए एक्स्ट्रा। ही ऑल्सो लाइक्स टू राइट पोएट्री इन हिज फ्री टाइम, अब वो अपने फ्री टाइम में पोएट्री लिखना पसंद करता है, कविताएं लिखना पसंद करता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नियर की। नियर का उपयोग कैसे क्या कहाँ किया जाएगा। टू मीन एट ए शॉर्ट डिस्टेंस अवे, एक शॉर्ट डिस्टेंस की दूरी पर कोई चीज़ होती है उसको बताने के लिए। फ्रॉम समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से। शी लिव्स नियर द टेम्पल, वह टेम्पल के पास रहती है। आप से जब कभी आप एड्रेस भी लिखते हैं कई जगह पे एप्लीकेशंस में, या कोई फॉर्म आप भरते हैं तब फॉर्म लिखते हैं तो आप कई बार लिखते हैं नियर दिस टेम्पल, नियर दैट टेम्पल, नियर दैट गार्डन, वो सारी चीज़ें आप लिखते हैं तो वही है। शी लिव्स नियर द टेम्पल, वह मंदिर के पास में रहती है, मतलब उसका घर जो है वो मंदिर के पास में है। टू मीन एट ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर समथिंग, फ्रॉम समथिंग,
मतलब किसी चीज से आपकी दूरी समय में आप बता रहे हैं, ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय की दूरी को बताने के लिए, फ्रॉम समथिंग, किसी जगह से आपकी जो दूरी है उसको आप समय में बताते हैं। जैसे हम पूछते हैं कितना दूर है, कि 15 मिनट की दूरी पर हूं, तो उस तरीके से ये है। देयर इज ए लॉट ऑफ रश इन द मार्केट्स नियर दिवाली, दिवाली के आसपास, नियर दिवाली मतलब दिवाली के समय के आसपास जो है बाजार में भीड़ बढ़ जाती है। टू मीन सिमिलर टू समबडी, ठीक है, ये बताने के लिए कि कोई एक चीज दूसरे से कुछ समानता रखती है, ठीक है, सिमिलर है टू समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से, इन क्वालिटी या तो क्वालिटी में, है ना, उसके अलावा साइज में और एटसेट्रा, ठीक है, शेप में, साइज में, या इसी तरीके से। जैसे जिमनास्ट परफॉर्मेंस वाज नियर परफेक्ट, जिमनास्ट का जो परफॉर्मेंस था वो परफेक्ट होने के लगभग बराबर था, मतलब नियर परफेक्ट था, 100% परफेक्ट नहीं, मतलब ऐसे 99% हम उसे बोल सकते हैं कि परफेक्ट के एकदम करीब था, ठीक है। सिमिलर, सिमिलर का मीनिंग ही यही होता है कि उसके आसपास आप होते हैं, सेम नहीं होते हैं। सेम का मतलब हो गया एक एग्जैक्ट कॉपी हो गया, सिमिलर का मतलब हो गया दिखने में समान जो रहता है, ठीक है। और वो क्वालिटी में हो सकती है, वो आपकी साइज में हो सकती है, वो आपकी शेप में हो सकती है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में हो सकती है, या किसी भी और चीज़ में वो हो सकती है। सिमिलरिटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, समानता, समान होने जैसा। उसके बाद बी यूज अलोंग, अब हम अलोंग की बात करेंगे। अलोंग का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा? टू मीन फ्रॉम, टू मीन फ्रॉम, ये फ्रॉम है यहाँ पे, आर ओ है, टू मीन फ्रॉम वन एंड टू और टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग, ठीक है, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक आप साथ 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 किसी के चल रहे हैं, टुवर्ड्स साथ में चल रहे हैं, द अदर एंड ऑफ समथिंग, तो उसको बताते हैं। जैसे वी वॉकड अलोंग द बैंक फॉर अबाउट 100 yards, ठीक है, हम चले अलोंग द बैंक, बैंक, बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, तो बैंक के साथ साथ में फॉर अबाउट 100 yards, 100 yards तक की दूरी जो थी उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा थ्रू का यूज। थ्रू का किस तरीके से यूज करते हैं? थ्रू का टू मीन फ्रॉम वन एंड और साइड ऑफ समथिंग और समबडी टू द अदर, ठीक है, उसके अंदर से निकलने के लिए उसका उपयोग हम करते हैं, ओके। जैसे द थीफ एंटर द रूम थ्रू द विंडो, ठीक है, एक चीज मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ वो ठीक है। उसके अलावा द थीफ एंटर्ड द रूम थ्रू द विंडो, थीफ ने जो चोर है उसने घर में एंट्री, रूम में, कमरे में एंट्री थ्रू द विंडो की, मतलब विंडो से होते हुए, ठीक है, तो विंडो के एक तरफ से वो दूसरी तरफ निकल गया, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। टू मीन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ एन एक्टिविटी, ए सिचुएशन और ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी एक्टिविटी से या सिचुएशन या पीरियड ऑफ टाइम को लेकर, टू मीन फ्रॉम वन बिगिनिंग टू द एंड, उस शुरू से लेकर लास्ट तक के लिए आप उसमें शामिल रहते हैं, उसको दिखाने के लिए, किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी सिचुएशन में, या किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में। द ओल्ड मैन मे नॉट लिव थ्रू द विंटर, मतलब विंटर शुरू होने से और विंटर के एंड होने के बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब विंटर के बाद वाले सीजन को वो शायद नहीं देख पाए, ठीक है, क्योंकि वो बीमार है। द ओल्ड मैन मे नॉट लिव थ्रू द विंटर, तो सर्दियों में शायद वो नहीं बच पाए, मतलब सर्दियों को क्रॉस नहीं कर पाए, उसके बाद जो मौसम आता है उस मौसम में वो जिंदा नहीं रह पाए, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब सर्दियों की शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, सर्दियों के अंत तक। इसके अलावा और भी इसके यूजेस हैं, ठीक है, टू के जो यूजेस हैं, जैसे टू मीन पास्ट ए बैरियर, स्टेज और टेस्ट, ठीक है, बैरियर, कोई बीच में अड़चन आ गई, उसको आपको पार कर लेना, ठीक है, बैरियर मतलब अड़चन हो गया यहाँ पे, किसी अड़चन को आप पार कर लेना, किसी स्टेज को या किसी टेस्ट को पास कर लें, ठीक है, किसी परीक्षा को पास कर लें। स्टेज मतलब किसी भी चीज़ की सीढ़ी होती है, उसको पास कर लेना। शी ड्रॉप थ्रू ए रेड लाइट, वो रेड लाइट को तोड़ते हुए आगे निकल गई, थ्रू ए रेड लाइट, रेड लाइट को क्रॉस करके वो आगे निकल गई। आई विल इजीली गेट थ्रू द एग्जाम, गेट थ्रू का मीनिंग होता है पास कर लेना, ठीक है। आई विल इजीली पास द एग्जाम, आई विल इजीली गेट थ्रू द एग्जाम, ये एक ही बात है, मैं परीक्षा को पास कर लूंगा, मतलब परीक्षा से होकर गुजर जाऊंगा और रिजल्ट पे पहुंच जाऊंगा, पास कर लूंगा। टू मीन बाई मीन्स ऑफ, ठीक है, किसी चीज को उपयोग करना अपने काम के लिए। आई गॉट द जॉब थ्रू द प्लेसमेंट एजेंसी, ठीक है, तो मैंने प्लेसमेंट एजेंसी का यूज किया है, उसकी मदद ली है जॉब को प्राप्त करने में। आई गॉट द जॉब, मुझे जॉब मिला किसके थ्रू?
थ्रू मतलब उसकी मदद से, प्लेसमेंट एजेंसी की मदद से, मुझे प्लेसमेंट एजेंसी की मदद से जॉब मिला, मुझे प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू जॉब मिला। इस तरीके से इसका उपयोग हम करेंगे, ठीक है, बाई मीन्स ऑफ मतलब कार्य में लेते हैं हम किसी चीज़ को। इसके अलावा अब हम टुवार्ड और टुवार्ड्स की बात करेंगे, टुवार्ड और टुवार्ड्स की बात करेंगे। टू मीन नेक्स्ट टू समबडी और समथिंग, ये बताने के लिए कि आप किसी भी व्यक्ति के या किसी वस्तु के नेक्स्ट हैं, मतलब एकदम बगल में बैठे हैं, ठीक है। जैसे द टाइगर वॉज मूविंग टुवार्ड्स द हर्ड ऑफ द बफेलोज, जो टाइगर जो था वो मूव कर रहा था टुवार्ड्स द हर्ड ऑफ द बफेलो, बफेलोज का, भैंसों का जो झुंड था उसके नज़दीक वो जा रहा था, ठीक है, मतलब उनके पास में वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है। द टाइगर वॉज मूविंग टुवार्ड्स द हर्ड ऑफ द बफेलोज, उनके शिकार करने के लिए, ठीक है। टाइगर मतलब बाघ। इसके बाद टू मीन क्लोजर टू ए पॉइंट इन टाइम, ठीक है, आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट इन टाइम कोई भी टाइम बताया जाता है उसके आप क्या हैं, क्लोज हैं, पास हैं, या क्लोजर हैं, ज़्यादा नज़दीक हैं, ठीक है। क्लोज मतलब नॉर्मल जो उसकी डिग्री रहेगी, क्लोजर मतलब उसकी कंपेरेटिव डिग्री हो जाती है, और नज़दीक तुलनात्मक रूप से आप पास में होते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम द प्लेयर लुक टायर्ड, जब गेम खत्म होने को आया, ये पॉइंट है टाइम का, पॉइंट इन टाइम है, मतलब गेम के एंड की बात हो रही है। टुवर्ड्स द मतलब उसके बहुत नज़दीक हम पहुंच गए हैं, जैसे जैसे गेम खत्म होने को आ रहा है। प्लेयर लुक्ड टायर्ड, जो खिलाड़ी था वो थका हुआ दिख रहा था, उसके चेहरे से थकान झलक रही थी। इन रिलेशन ऑफ समबडी और समथिंग, आप किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हैं उसको दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे माई मदर इन लॉ, मेरी जो सास हैं, इज़ वेरी अफेक्शनेट टुवार्ड्स मी, और टुवार्ड मी, वो मेरे मेरे प्रति काफ़ी भावनात्मक रूप से मुझसे जुड़ी हुई हैं, अफेक्शनेट हैं, ठीक है। मदर इन लॉ इज़ वेरी अफेक्शनेट टुवार्ड्स मी। अब जे हमने पढ़ लिए थे, अभी हमने बात की थी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट, डेट और टाइम के बारे में इस सब में हम बात करने वाले हैं आज। प्रपोजिशन ऑफ डेट एंड टाइम, ओके। तो एट द टाइम ऑफ द डे, एट हम लगाते हैं किसी दिन के किसी समय को बताने के लिए, जैसे एट 8 o'clock, 8 बजे के करीब, ठीक है, मतलब 8 बजे, एग्जैक्ट 8 बजे की बात हो रही है। एट नून, दोपहर में 12 बजे को हम नून बोलते हैं, ठीक है, एकदम जब 12 बज रहे होते हैं। एट मिडनाइट, ये रात के 12 बज रहे होते हैं, उसके उस समय को हम बताते हैं 12 AM। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, मतलब उसमें समय नहीं लिखा रहेगा लेकिन उस समय पे क्या हो रहा था उसको बताने के लिए। एट द स्टार्ट ऑफ मैच, मैच की शुरुआत होने पे, मैच की शुरुआत में। एट हॉलीडेज और फेस्टिवल्स, फेस्टिवल और हॉलीडेज से पहले हम एट लगाएंगे, ठीक है, उसके पीरियड को बताने के लिए। एट दिवाली, अब एट दिवाली का मीनिंग यहाँ पे दिवाली का पीरियड, नॉट द डे। ऑन दिवाली जब हम बात करेंगे, ठीक है, ऑन दिवाली जब हम बात करेंगे तो स्पेसिफिक डेट की बात करेंगे, जैसे 28 नवंबर को दिवाली आ रही है तो 28 नवंबर की हम बात करेंगे, ठीक है। एट दिवाली का मीनिंग यहाँ पे निकल गया, दिवाली का सीजन चल रहा है, मतलब दिवाली के टाइम की हम बात कर रहे हैं, दिवाली के आसपास वाला जो टाइम होता है। हॉलीडेज जब छुट्टियों पे हम जाते हैं कि घर कैसे आए हो, मैं दिवाली पे घर आया हूँ, दिवाली पे घर आया हूँ मतलब दिवाली की छुट्टियों में मैं घर आया हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे गुरु पर्व है, गुरु पर्व को बताने के लिए काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट, एट होम हम लिखते हैं, एट स्कूल हम लिखते हैं, एट फर्स्ट लिखते हैं, एट वंस लिखते हैं, एट द बिगनिंग या एट द एंड लिखते हैं। अब इसको लिखने का कारण क्या हो गया, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट है ये। होम जो है, घर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे है। स्कूल जो है आपका, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट में। एट फर्स्ट मतलब पहला जो होगा, फर्स्ट चीज़ हमने बता दी तो एक पॉइंट की बात बता दी। एट वंस मतलब एक समय में, तो एक समय की हम बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट किसी टाइम की बात कर रहे हैं। एट द बिगनिंग, अब शुरुआत है, शुरुआत दो बार किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती, एक ही बार होगी, मतलब एक पॉइंट है वो। एंड जो है, अंत हम इसे बोलेंगे, तो अंत जो है वो भी एक ही बार होता है। ये सब एक एक पॉइंट है, इसलिए इनको दर्शाने के लिए हम एट का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति एक बार ही किसी उम्र को पकड़ता है, उसके बाद दोबारा वो उस उम्र को नहीं पकड़ता है, ठीक है, उस उतनी उम्र का वो वापस से नहीं होता है, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है। आप अपनी बर्थडे को ही 18 साल के होते हैं, उसके बाद 18 साल 1 दिन के हो जाएंगे, फिर 18 साल 2 दिन के, 18 साल 3 दिन के, ठीक है। तो एग्जैक्ट उसकी एज जो बताई जाती है वो एक बार में, एक ही समय में, एक ही
एज हो सकती है, उसके बाद आपकी एज या तो आपकी एज बढ़ जाती है। जैसे एट 18, 18 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 18, इसका मीनिंग आ गया एट द एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र पे। ऑन ए स्पेसिफिक डेट, अब जब हम किसी स्पेसिफिक डेट की बात करते हैं, डे और डेट की, इंक्लूडिंग स्पेशल डे, जैसे फेस्टिवल्स अभी आए थे, दिवाली आया था, तो मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे कि हम ऑन दिवाली का उपयोग कहाँ करते हैं और एट दिवाली का उपयोग कहाँ करते हैं। तो इसी तरीके से इसमें हम देख लेंगे। अब ऑन संडे, संडे के दिन, ऑन 30 जून, 30 जून को, ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन, ऑन द मॉर्निंग, इवनिंग। अब इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग होता है, ये आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, ठीक है, ये आप सबने पढ़ा होगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑन क्यों आया। जब इवनिंग के बाद आप किसी दिन का या किसी तारीख को बता देते हैं या किसी दिन को बता देते हैं, जैसे ऑन द इवनिंग ऑफ संडे, ऑन द इवनिंग ऑफ 30th जून, तो इस तरीके से अगर आप बता देंगे तो उसके बाद उस वाली कंडीशन में यहाँ पे ऑन लगता है। ये रहा, यहाँ पे लग रहा है ऑन, ऑन द मॉर्निंग ऑफ संडे, ऑन द इवनिंग ऑफ 30th जून, इस तरीके से, ठीक है। बाकी सिर्फ सेम डे की जब हम बात कर रहे हैं तब उसके आगे मॉर्निंग इवनिंग के आगे अगर कुछ भी नहीं तो इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग लगता है। इसके बाद ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब ना तो टाइम से पहले ना टाइम के बाद में, अपॉइंटेड जो भी आप टाइम रहेगा उसके एग्जैक्ट टाइम पे आप कोई काम करते हैं, ठीक है। नो बिफोर नो आफ्टर, ना तो उससे पहले ना उसके बाद, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ना पहले ना बाद में, ना तो पहले वो रहेगा ना उसके बाद में रहेगा। इसको दर्शाने के लिए, ऑन टाइम को दर्शाने के लिए उसका उपयोग हम करेंगे। उसके बाद आएगा इन ए पीरियड। इन जब हम लगाते हैं तो पीरियड के बारे में बात करते हैं, एक समय के टाइम के गैप के बारे में बात करते हैं, इस पीरियड के बारे में बात करते हैं। जैसे 10 से 11 के बीच, तो 1 घंटे का समय हो गया, तो पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए काम आएगा, ठीक है। जैसे इन मार्च, अब मार्च के महीने में, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक के बीच की वो बात कर रहा है, ठीक है। इन द मॉर्निंग, दिन में, सुबह के समय, ठीक है, तो दिन का जितना भी समय रहेगा सुबह उठने से लेकर और दोपहर 12 बजे तक, उसके बाद नून हो जाता है। इवनिंग, शाम को लगभग 5 बजे से ये शुरू होता है और उसके बाद जब तक हम खाना डिनर नहीं ले लेते हैं उसके बाद नाइट चालू हो जाती है। और आफ्टरनून भी इसी तरीके से रहेगा, 12 बजे के बाद का समय। तो इसमें एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसमें कई सारे घंटे उसमें आ जाते हैं, इसलिए उसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। तो इस तरीके से इसमें इन लगता है। इन विंटर, सर्दियों में, सर्दियों का मौसम भी कुछ समय के लिए चलेगा, तो उसके लिए इन ए मंथ, 30 दिन की हम बात करेंगे। ईयर जब आएगा तो 365 दिन की हम बात करेंगे। इन 1984, तो 1984 के 1 जैन से लेके और 31 दिसंबर तक की हम बात करते हैं। तो इस तरीके से ये इसमें आता है। इन 21st सेंचुरी, तो ये भी इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में पीरियड को बताने के लिए आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। इन टाइम, अब इन टाइम का मतलब क्या होता है, बिफोर टाइम, ठीक है। जैसे 11 बजे है और 10 बजे है, और 10 बजे के इन टाइम की अगर हम बात करें तो 9:59 अगर मिनट्स पे वो काम हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे इन टाइम, ठीक है। मतलब बिफोर टाइम, 10 बजने से पहले वो काम हो गया है, ठीक है। 10:59 और 59 पे भी अगर वो काम हो जाए तो इन टाइम हम उसे बोलेंगे बिफोर टाइम वो काम हो गया है। जैसे गिरीश विल अराइव इन 10 मिनट्स, गिरीश 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा, तो 10 मिनट कंप्लीट नहीं होंगे उससे पहले गिरीश आ जाएगा। आई रीच द स्कूल बाई 6 PM, मैं स्कूल पहुंच गया 6 बजे के करीब, 6 बजे। बाई द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी। ये टेंसेज भी आपको इसमें शायद दिख रहा होगा, टेंसेज वाली चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। बाई द टाइम आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पे पहुंचा। द ट्रेन हैड लेफ्ट, तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। तो ये काम पहले हो रहा है, जो पहले होगा वो परफेक्ट होगा, और इसलिए इसमें परफेक्ट टेंस लगा है, इसलिए हेड का यूज़ हमने यहाँ पे कहा है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आई रीच्ड है, ये सिंपल पास्ट टेंस का हमने इसमें यूज़ किया है, जो काम बाद में हुआ है। कैन वी फिनिश द वर्क बाई 8 o'clock, क्या हम 8 बजे तक इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। फ्रॉम इज जनरली यूज्ड विथ टू और टिल या अनटिल, ठीक है। फ्रॉम जो है वो जनरली यूज किया जाता है, फ्रॉम जो रहेगा इसका हम प्रयोग करेंगे यूज विथ टू, टू के साथ, या टिल और अनटिल के साथ इसका उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। टू या टिल अनटिल के साथ, टिल मीन्स अप टू, मतलब
इस समय तक ये काम होना चाहिए, वो दर्शाने के लिए काम आएगा। वो एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल सेंटेंस आप पढ़ेंगे। टिल मीन्स अप टू, किसी भी समय के लिए बात करते हैं तब तक। अंटिल मीन्स अप टू द पॉइंट इन टाइम और इवेंट मेंशन, कोई भी समय बता दिया गया है या कोई भी कार्य बता दिया गया है उस तक के बारे में बात करते हैं। बोथ आर यूज्ड विद फ्रॉम, ये फ्रॉम के साथ इनका उपयोग किया जाता है। टिल इज जनरली फेल्ट टू बी मोर इनफॉर्मल, टिल जो होता है वो ज़्यादा इनफॉर्मल है देन अंटिल, अंटिल की बजाय, एंड इज यूज मच लेस ऑफन इन राइटिंग। जब हम लिखित में जब बात करते हैं, राइटिंग में लिखते हैं, तो टिल का उपयोग हम जनरली कम करते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस अंटिल इट यूजुअली यूज्ड, लेकिन जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तब हम अंटिल ज़्यादातर यूज करते हैं। टू कैन नॉट बी यूज विदाउट फ्रॉम, टू फ्रॉम के बगैर यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता। टिल हाउएवर कैन बी यूज्ड अलोन, लेकिन टिल जो है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, अकेले। जैसे अब एग्जाम्पल सेंटेंस में हम देख लेंगे, जैसे वी वर्क फ्रॉम 8 AM टू या टिल 4 PM, ठीक है, वी वर्क फ्रॉम 8 AM टू 4 PM। अब यहाँ पे टू जो अगर हम लिख रहे हैं तो फ्रॉम आना बहुत ज़रूरी है, जो कि आया है यहाँ पे, ठीक है। वी वर्क फ्रॉम 8 AM टू टिल, टू या टिल दोनों लग सकते हैं, 4 PM, लेकिन वी वर्क टिल 4 PM। अब यहाँ पे वी वर्क टू 4 PM नहीं लिखेंगे जब तक फ्रॉम वाला टाइम हमको नहीं दे रखा है। जब तक आपको ये नहीं दे रखा होगा फ्रॉम 8 AM, तब तक आप टू 4 PM आप नहीं लिख सकते हैं। अंटिल नाउ आई हैव ऑलवेज लिव्ड अलोन, अंटिल नाउ अब तक मैं क्या था, आई हैव ऑलवेज लिव्ड अलोन, मैं हमेशा से अकेला ही रहा हूँ अब तक, लेकिन अब कोई और साथ में रहने आ गया है, ऐसा। अंटिल इज ऑफन यूज विद नेगेटिव मीनिंग, हाँ ये मैं आपको पहले भी बताना चाह रहा था और अच्छा है यहाँ पे आ गया है। अंटिल इज ऑफन यूज विद नेगेटिव मीनिंग, अंटिल को ज़्यादातर नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। जब तक कोई काम नहीं हो जाता है तब तक मैं ये करूंगा, तब तक मैं ये नहीं करूंगा उसको लिए। जैसे वी कांट ईट अंटिल द रिलेटिव्स अलाइव, जब तक कि रिलेटिव्स नहीं आ जाते हैं, अंटिल का मीनिंग यही हो गया, ये नहीं आ जाते हैं तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, तब तक हम खाना नहीं खा सकते। तो वी कांट ईट अंटिल द रिलेटिव्स कम, तो नेगेटिव कंडीशन को दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वी कांट ईट, हम नहीं खा सकते जब तक कि रिलेटिव्स नहीं आ जाते। या फिर अब इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते थे कि हम तभी खाएंगे जब रिलेटिव आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। तो अंटिल का नेगेटिव मीनिंग में ज्यादातर उपयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के बारे में हम देख लेते हैं, जस्ट ए मिनट। यस, इट इज यूज फॉर नॉन पीरियड ऑफ टाइम, नॉन पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है, ऐसे पीरियड ऑफ टाइम को जिसको हम जानते हैं। जनरली इट इज फॉलोड बाय नेम ऑफ द पीरियड, और जनरली इसको इसके बाद जो है पीरियड का नाम लिखा हुआ होता है, दिस दी दैट, और उसके बाद जो नाउन आ जाता है, मतलब कब के बारे में बात कर रहा है। जैसे ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, अब ऑफिस आवर की बात हो गई। ड्यूरिंग द समर, तो समर की बात यहाँ पे कर दी। ड्यूरिंग दैट टाइम, अब कोई समय था जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसको बताया। ड्यूरिंग 1984, तो इसमें समय का उपयोग कर दिया जाता है, नाउन को जो जोड़ दिया जाता है, जैसे ऑफिस आवर्स हो गया, समर हो गया, दैट टाइम जो हो गया, और ड्यूरिंग 1984, ठीक है। फोर, फोर को किस तरीके से उपयोग किया है, इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन कंटिन्यूज फॉर द होल पीरियड, ठीक है। तो एक्शन जो था, कोई भी कार्य जो किया गया था वो पूरे समय तक चलता रहा। आई स्लीप फॉर 6 आवर्स, मैं 6 घंटे तक सोता हूँ, मतलब पूरे 6 घंटे मेरा सोने में व्यतीत होता है। आई स्लीप फॉर 6 आवर्स, सो द स्लीपिंग कंटिन्यूज फॉर द होल 6 आवर्स, ठीक है। तो उसको बताने की कोशिश कर रहा है। सिंस एक्सप्रेसेस पॉइंट इन टाइम, सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताने की कोशिश करता है, एक्सप्रेसेस पॉइंट इन टाइम, ठीक है। एग्जैक्ट सिंस और फोर का हमने यूज पढ़ा भी था, ठीक है, कि फोर जो रहेगा वो पीरियड ऑफ टाइम को बताएगा और सिंस जो रहेगा वो एग्जैक्ट टाइम को बताएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रहेगा। इट इज यूज इन परफेक्ट टेंस, इसका हम परफेक्ट टेंसेज में यूज करते हैं। इट शोज द डेफिनेट टाइम, ये डेफिनेट टाइम को दर्शाता है। व्हेन द एक्शन बिगिन, जब काम शुरू हुआ था तब का। ही हैज बीन इन बेड सिंस 6 AM, वो 6 AM से जो क्या है बेड में है, मतलब सोया हुआ है या लेटा हुआ है 6 AM से। तो 6 AM को ये जो काम है वो शुरू हुआ था सोने का या लेटने का, बेड में रहने का, ठीक है, बिस्तर में रहने का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनका। इन
एट द एंड ऑफ टाइम, ठीक है, एंड ऑफ टाइम को बताने के लिए। विद इन का मतलब है बिफोर द एंड ऑफ टाइम, ठीक है। विद इन का मतलब हो गया का जो समय आपको दिया गया था उसके खत्म होने से पहले। तो इसको आप यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ही विल रिटर्न इन ए वीक, मतलब एट द क्लोज ऑफ द वीक, जैसे ही वीक खत्म होगा वो वहां पे आ जाएगा, ठीक है, वीक खत्म होने पर। ही विल रिटर्न विद इन ए वीक, विद इन ए वीक का मतलब है एक सप्ताह होने से पहले पहले आ जाएगा, भले ही वो 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, 6 दिन में आए, 6 दिन तक भी वो आता है तो विद इन ए वीक मतलब एक वीक होने से पहले पहले वो आ गया है, 7 दिन कंप्लीट होने से पहले पहले, ठीक है। ही विल रिटर्न इन ए वीक, तो मतलब 7 दिन से पहले नहीं आएगा, वो 7वें दिन ही आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आफ्टर, जो है इज अ प्रपोजिशन, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स जो होता है वो एक एडवर्ब है, ठीक है। वर्ब की जो खासियत बताएगा वो एडवर्ब हो गया। आफ्टर इज फॉलोड बाय ए नाउन, आफ्टर के बाद जो है हमेशा नाउन लगेगा एक, ठीक है। प्रोनाउन लगेगा या जीरंड लगता है, आईएनजी वाली फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। इफ देयर इज नो नाउन, प्रोनाउन और जीरंड यूज आफ्टरवर्ड्स और देन, ठीक है। अगर कोई भी आपको नाउन देखने को नहीं मिलता है, प्रोनाउन देखने को नहीं मिलता है, आईएनजी वाली फॉर्म देखने को नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में आपको आफ्टरवर्ड्स का यूज करना है या फिर देन का यूज हम करेंगे। आफ्टर टी वी वेंट फॉर ए वॉक, ठीक है, तो टी यहाँ पे नाउन आ गया, आप तो हम आफ्टर का यूज यहाँ कर रहे हैं। आफ्टर टी वी वेंट फॉर ए वॉक, चाय पीने के बाद हम टहलने के लिए चले गए। वी हैड टी, ठीक है, हमने चाय पी। एंड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, वेंट फॉर ए वॉक, तो वेंट जो है ये वर्ब है और वर्ब से पहले यहाँ पे एडवर्ब लगेगा। ये ना तो नाउन है, ठीक है, ना ये प्रोनाउन है और ना ये जीरंड है, तो नाउन भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, जीरंड नहीं है, उस कंडीशन में आफ्टरवर्ड्स का या देन का हम उपयोग करते हैं। जैसे वी हैड टी, हमने चाय पी, एंड आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद वी वेंट, उसके बाद वेंट फॉर ए वॉक, और हम चाय टहलने के लिए चले गए, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है प्रपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। मैं ये देख लेता हूँ कितने हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आज हमको ये पढ़ना है या नहीं, ठीक है। प्रपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट हम आराम से आज कर सकते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया प्रपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट, इस सब के बारे में बात करेंगे। टाइम के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। प्लेस के बारे में हम बात कर चुके हैं, डिस्टेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, डायरेक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली। अब ट्रेवल और मूवमेंट की हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे बहुत आसान है, इसको सिर्फ आपको याद रखना है, आसान है लेकिन ये याद रखने वाली चीज़ है, इनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है, मेमोराइज आपको करना पड़ेगा इनको। वी ट्रेवल बाई बस, हम ट्रेवल करते हैं बाई बस। अब आपको बार बार ये पढ़ना है, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बोट, बाई एरोप्लेन, बाई एयर, बाई सी, मतलब जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के जो भी साधन होते हैं उनसे पहले बाई का यूज़ किया जाएगा। जैसे बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बोट, बाई एरोप्लेन, बाई एयर, बाई सी, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। वी ट्रेवल ऑन हॉर्सबैक, हम ट्रेवल करते हैं हॉर्सबैक पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे हमने यूज़ किया था बाई का, अब इन कंडीशन में हम यूज़ कर रहे हैं ऑन का। ऑन हॉर्सबैक, ऑन फुट मतलब पैदल चलना, ऑन बाइसिकल मतलब साइकिल पे चलना, ठीक है, ऑन हॉर्सबैक आ ही गया, घोड़े पे चलना। वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो बिगिनिंग जो पॉइंट होगा उससे पहले हम लगाएंगे फ्रॉम, जहाँ पे हम गंतव्य पे हमको पहुंचना है उससे पहले हम लगाएंगे टू। वी अराइव इन ए कंट्री, हम पहुंचते हैं इन ए कंट्री, इन ए टाउन, इन ए विलेज, तो हम अराइव करते हैं मतलब पहुंचते हैं इन ए कंट्री, इन ए टाउन, इन ए विलेज, इस तरीके से हमको इसका यूज़ करना है। वी अराइव एट या गेट टू ए स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक प्लेस पे हम पहुंचते हैं, तो उसमें हम लिखेंगे एट या गेट, ठीक है। तो कोई भी एड्रेस होगा, कोई होटल होगा, रेलवे स्टेशन होगा, बस स्टैंड होता है या रिवर होती है, ये स्पेसिफिक प्लेसेस होती हैं, तो उनको करने के लिए वी अराइव एट का उपयोग हम करते हैं। वी गेट ऑन, हम चढ़ते हैं किस पे, ऑन या ऑन टू ए हॉर्स, एक घोड़े पे, हॉर्स पे या एक बाइसिकल पे, ठीक है, एक साइकिल पे। माउंट करने का मतलब होता है वही चढ़ना, ठीक है। वी गेट आउट ऑफ ए व्हीकल, हम एक व्हीकल से बाहर निकलते हैं, तो गेट आउट ऑफ ए व्हीकल, ये आपको याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं, रटने हैं आपको ये। वी गेट ऑफ ए हॉर्स, हम एक हॉर्स से उतरते हैं, एक बाइसिकल से हम उतरते हैं, तो गेट ऑफ का उपयोग हम करेंगे। मैं यहाँ ये रब करता जाऊंगा और वापस से हम एक बार इसको रिवीज
रिपीट करके रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं रब करता जाऊंगा, जैसे वी ट्रेवल बाई बस, वी ट्रेवल बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बोट, बाई एरोप्लेन, बाई एयर, बाई सी, ठीक है। और ट्रेवल ऑन हॉर्स बैक, ऑन फुट, ऑन बाइसिकल, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। ये हमेशा बार बार आप बोल सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो फ्रॉम होम टू स्कूल, फ्रॉम स्कूल टू होम, मतलब स्कूल से लेके घर, फ्रॉम स्कूल टू होम। वी अराइव इन ए कंट्री, इन ए कंट्री, इन ए टाउन, इन ए विलेज। वी अराइव एट या गेट टू ए स्पेसिफिक प्लेस, एड्रेस कोई हो गया, होटल कोई हो गया, रेलवे स्टेशन कोई हो गया, बस स्टैंड कोई हो गया, रिवर्स हो गई। वी गेट ऑन या ऑन टू ए हॉर्स, वी गेट ऑन टू ए हॉर्स, वी गेट ऑन ए हॉर्स, वी गेट ऑन टू ए बाइसिकल, वी गेट ऑन ए बाइसिकल। माउंट मतलब चढ़ना उसके ऊपर। वी गेट आउट ऑफ ए व्हीकल, हम एक व्हीकल से बाहर निकलते हैं। वी गेट ऑफ ए हॉर्स, वी गेट ऑफ ए बाइसिकल। तो इस तरीके से ये रहेगा। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। कल हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशंस ऑफ प्लेसेस, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, हैव ए ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।